हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हम कर रहे थे हमारे नोट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग पे डिस्कशन एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियोस दैट इज़ द नोट्स। और इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है नोट्स में, एंड मैंने फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है। नाउ दिस इज़ दी फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस वीडियो इज़ presented to you by Undoubted Business. Let's get started. सबसे पहले देख लेते हैं हम ये कि इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स देखने वाले हैं कि क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मेरिट्स क्या हैं एंड उसके डीमेरिट्स क्या है। So let's discuss what is formal organization structure. Formal organization structure is the actual result of organizing function. मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है, तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। It is systematically designed to achieve the planned organizational goals. इसमें जो हम गोल्स बनाते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए ये सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन होता है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। इट हैज़ प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड with proper balance between authority, responsibility and accountability. इनके ये जो formal organization structure होता है, इसमें authority, responsibility and accountability तीनों के बीच में सही balance होता है and इसको बिल्कुल systematic way में to achieve the objectives of the ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सर लुइस एलन, दैट इज़ वन ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर, लुइस एलन सर ने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत ही सिंपल है, हम इसे डिस्कस करते हैं। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. This definition is given by Sir Lewis Allen, one of the management thinkers. तो दोस्तों यहाँ पर सर लुइस एलन कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर जो जॉब्स है वो वेल डिफाइंड होते हैं और हर जॉब के लिए एक बैलेंस में अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब कि यहाँ पर लुइस एलन सर कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरह का वेल डिफाइंड जॉब का नेटवर्क होता है। मतलब सारे जॉब्स एकदम वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं और हर जॉब में एक ऑलरेडी बैलेंस्ड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी
होती है। सो दिस इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का रिजल्ट होता है, गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है इन अ सिस्टमैटिक वे, एंड इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस होता है। ठीक है दोस्तों। सो द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फीचर्स यानी कि अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। इट क्लैरिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने देखा था दोस्तों, वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्टेप डिस्कस की थी, दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सो इट हैज़ क्लियरली एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे लोगों को पता होता है कि किससे ऑर्डर्स लेने हैं एंड वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट हैज़ क्लियरली एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है। फिर इट इज़ क्रिएटेड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में इसका फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसे हम अचीव कर सकें। ठीक है, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके, इसीलिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। So the third thing is it is helpful in linking the various departments which are created in the organizing function. दोस्तों सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या था? ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन में जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इनको आपस में लिंक कर सकते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं अगर हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो। देखो दोस्तों, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो ऑन द बेसिस ऑफ अपना फंक्शंस बनता था। जो भी फंक्शन होने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस बेसिस पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होगा उसे हम कहेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन जो सिस्टमैटिक वे में होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वी कैन लिंक द वेरियस डिपार्टमेंट्स वी हैव क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इस वे में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्तों? फिर इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। मतलब कि ये जानबूझ के बनाया जाता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये जानबूझ के बनाया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि गोल्स को हम अचीव कर सकें। ठीक है। इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड। यहाँ पर काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ों से काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये यहाँ पर हर चीज़ फॉर्मल होती है, एक सिस्टमैटिक वे में होती है, इसीलिए हम इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर काम पे, जॉब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जानबूझ के बनाई जाती है ताकि गोल्स को हम अचीव कर सके, हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसे हम अचीव कर सके। एंड टू लिंक द वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसीलिए हम ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। आई होप आपको इसके फीचर्स क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
सो द मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जो काम होना है उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ठीक है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक वे में क्रिएट किया जाता है और हमें यहाँ पर गोल्स को ही अचीव करना है। तो जो भी काम होना है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो होती है वो सिस्टमैटिकली डिफाइंड होती है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है जो भी काम करना है उस बारे में। क्लियर है, इसका ये एक मेरिट है। फिर सेकंड इज यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा था दोस्तों कि यहाँ पर एक सुपीरियर होता है जो सारे लोगों को अपनी कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है, तो यहाँ पर सुपीरियर को पता है कि उसे किसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, एंड सबऑर्डिनेट्स को पता है कि उसे किससे इंस्ट्रक्शंस गेन करने हैं। सो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक ही बॉस सारे एम्प्लॉयज़ को कमांड देता है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो किया जाता है, इट इज़ फॉलोड। क्लियर है दोस्तों, ये इसका एक मेरिट है। थर्ड थिंग इज इट एम्फेसाइजेज ऑन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हम ये पढ़ चुके हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस लिए बनाया जाता है, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इसे अचीव कर सके, इसीलिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ईजियर एज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर क्लियरली मेड। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स अच्छे तरह से हमें पता होते हैं, तो हम किसी को भी यानी कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। इट इज़ ईजियर, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं बंदे की जो भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ईजियर। फिफ्थ थिंग इज़ प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हर काम सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की, कुछ भी इम्बैलेंस यहाँ पर नहीं होता है। आई होप आपको इसके मेरिट्स भी क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम देखने वाले हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। It may lead to delay in decision making because systematic procedures are there which are to be followed। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी डिसीज़न लेने हैं वो बहुत डिलेड डिसीजंस होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर लेड डाउन होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि डिसीज़न मेकिंग में हमेशा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ को फॉलो करते फिर जाके डिसीज़न लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिले इन डिसीज़न मेकिंग, ठीक है। फिर क्रिएटिविटी इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज एम्प्लॉयज़ नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर लेड डाउन बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं
उसको ही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं किया जाता, तो जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो इमेजिनेशन होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो वही फॉलो करना है जो कि टॉप मैनेजमेंट ने बोला है। इसीलिए दिस इज़ अ डीमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर है। थर्ड थिंग इज़ इट डज़ नॉट फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ इतना सिस्टमैटिक वे में होती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सोशल नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, सो दीज वर दी डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.